हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। उसी चैप्टर में नया कंसेप्ट की तरफ आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है KVL एंड KCL। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। और एक बात और है कि ये सब एक किसी भी सर्किट डिज़ाइन को सॉल्व करने का ये एक मेथड है। जब हम वोल्टेज सोर्स के द्वारा सॉल्व करते हैं तो KVL बोलते हैं, जब हम करंट सोर्स के द्वारा जब सॉल्व करते हैं तो KCL बोलते हैं। लेकिन हर दोनों पोजीशन अलग अलग है। आते हैं उसी कंसेप्ट के बारीकी से हम लोग समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट को समझेंगे और एक न्यूमेरिकल में जितनी टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या जितनी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उतनी मेथड से हम लोग सॉल्व करके समझेंगे और एक एक बात समझेंगे। आप ध्यान में रहे, कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। फुल HD में ही वीडियो को करके देखें। आते हैं इसी पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध का जो मान दे रखा हुआ है, हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये R3 R4 और ये हमारे पास RE5 है। इसको हम बोल देते हैं V1 और इसको बोल देते हैं मान लीजिए V2। अरे हाँ है ना। तो हमारे पास दो मेथड है। पहला है KVL, दूसरा जो है मेरे पास है KCL। और भी मेथड है लेकिन जो है हम उसके बारे में चर्चा कर लेने के बाद हम उसकी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, ये एक मेथड है, सॉल्व करने का तरीका है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं उसी बारे में समझते हैं। ये देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये आपका वोल्टेज लॉ है, ये आपका किरचॉफ करंट लॉ आपके किताबों में मौजूद है। यहाँ हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है इसके बारीकी से हम लोग अब समझते हैं। ध्यान में रहे, आपको सबसे पहले क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहाँ पर एक बंद लूप होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक लूप देखेंगे। लूप कौन सा होता है? लूप मतलब बंद पाथ बोले, पाथ मतलब रास्ता, बंद रास्ता हो और लूप हो। लूप मतलब क्या होता है? सर्किल। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम बोल सकते हैं एक लूप यहाँ पर है, इसको हम बोल सकते हैं आई मतलब पहला लूप हो जाएगा और इसको बोल सकते हैं हम लोग दूसरा लूप। अरे हाँ है ना। इसमें एक और लूप है जो पूरे सर्किट यानी यहाँ से धारा जाएगी और यहाँ से होकर के ऐसे करके जाएगी, ठीक है ना। इस वाले लाइन को छोड़ देगा तो हम इसको बोल देंगे हम तीसरा लूप। क्या बोल देंगे हम लोग इसको? तीसरा लूप। अरे हाँ है ना, इसको बोल देंगे तीसरा लूप। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा हमको दो लूप लेना चाहिए कि तीनों लूप लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो ही लूप लेकर के हम कुछ लिखते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो ये आपके पास है फर्स्ट लूप यहाँ पर है और सेकेंड लूप यहाँ पर है जो आपके पास ये मौजूद है। तो ये कहना चाहता है कि इसमें जो धारा जो लूप जो चक्कर लगा रहे हैं, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं I1 धारा चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पर जो धारा चक्कर लगा रहे हैं वो I2 धारा चक्कर में लगा रहे हैं। तो हम इसको पहला लूप न कह करके हम इसे I1 धारा कहते हैं और इसको हम लोग I2 धारा लूप मतलब कह देते हैं। इसको मान लीजिए I1 धारा यहाँ पर है और यहाँ पर जो है I2 धारा है। अरे हाँ है ना। तो अब आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज लॉ को हम कोशिश करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वोल्टेज लॉ यानी वोल्टेज का नियम का पालन करेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कितना वोल्टेज है? V1 वोल्टेज है। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो पहले कौन टच करेंगे? इसको लूप में घूमना है, समझ में आ गया ना। तो जब हम इसमें पहले जाएंगे तो कौन सी लाइन पर टच कर रहे हैं? माइनस वाले पर, प्लस वाला तो बाद में है। तो आप लिखेंगे माइनस में V1। अरे हाँ है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच रहे हैं? R1 पर। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? तो यहाँ पर जो वोल्टेज है आपको V बराबर क्या होता है? IR होता है। अरे हाँ है ना। तो I का मान कितना है? I1 धारा कितना है? I1 और R का मान कितना है? R1 है। यानी यहाँ पर इतना वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है। कितना वोल्टेज मौजूद है? प्लस में I1 और इसके बाद ये R1। अरे हाँ है ना। फिर प्लस, फिर हम आगे तरफ बोलेंगे अर्थात सभी लूप बंद लूप में वोल्टेज का मान एक बीजगणितीय योगफल में 0 होता है। अर्थात अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ऐसे बीजगणितीय फंक्शन में उसका योगफल क्या होगा? 0 होगा। आपको यही काम करके ही सॉल्व करना है। आप देखेंगे बारीकी से। इसका मतलब हम फिर आगे आएंगे तो हमको कौन धारा यहाँ पर कौन प्रतिरोध मिल रहा है? यहाँ पर ये R5 मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? R5। तो यहाँ पर लिख देंगे R में 5। तो यहाँ पर करंट कितना आपको ये पता लगाना है। करंट ध्यान में रहे, आप ऊपर से आ रहे हैं
I1 लेकर के, अरे हाँ है ना, और नीचे से जा रहे हैं I2 लेकर के, बोलिए हाँ है ना। तो यानी I1 माइनस में I2, ये दोनों अपोजिट दिशा में है, ठीक है ना। यानी ऊपर से आ रहा है I1 तो आप इसको बोलेंगे I1, फिर माइनस में हो जाएगा I2। आपके R5 में इतना धारा मौजूद है, और जो कि आपको पता भी है कि I में धारा में प्रतिशत को जो गुणा कर देंगे तो विभव मतलब वहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के पोटेंशियल वहाँ का बन गया, मतलब विभव बन गया। फिर जब हम आगे तरफ आएंगे तो यहाँ पर क्या बना है, R3 मिल गया हमको। तो फिर हम लिख देंगे प्लस में R3, क्या लिख देंगे, प्लस में R3। तो R3 वहाँ पर धारा कितना है, I1 है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर ये I1, और फिर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो बाबू ये मेरा इस सर्किट का जो पहला समीकरण है आपको प्राप्त हो गया है यहाँ पर, अरे हाँ है ना, यहाँ पर पहले समीकरण का प्राप्त हो गया है आपको। फिर उसी में आप दूसरा परिपथ निकालेंगे, आपका पहला हो गया, ठीक है ना। अब आप दूसरा निकालोगे, तो दूसरा कैसे निकालोगे ध्यान में रहे। फिर आप चलिए आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कौन मिला पहले, प्लस में पहले कौन मिला, R2 मिला। इसमें गुणा में R2 का धारा क्या है, R2 धारा है। फिर आगे की तरफ जाओगे तो कौन सा वोल्टेज मिल रहा है, पहले प्लस टकरा रहा है ना, पहले प्लस पर टक्कर खा रहा था। आप लिखोगे क्या यहाँ पर, ये प्लस में V2। फिर आगे आओगे, आगे आकर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ का वोल्टेज तो खुद ही है ना, आप वोल्टेज को मत बदलना। देखिए यहाँ पर V = IR होता तो मैं गुणा करके वोल्टेज में बदल दिया, यहाँ पर पहले से V में है तो इसको आप मत बदलिएगा, अब वैसे ही रहने दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर अब आगे आएंगे R4 मिल जाएगा, तो आप लोग गुणा करेंगे, R4 जोड़ देंगे। R4 में क्या गुणा करेंगे आप, इसमें धारा कौन सा है, I2 ही है, तो अब इसमें क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे, और फिर प्लस क्या लिखेंगे। फिर देखिए R5 मिल गया, क्या मिल गया, R5। तो पहली बात ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हम धारा लेकर के चल रहे हैं हम उसी धारा को क्या माने हैं, प्लस माने हैं। तो जो धारा हम लेकर चल रहे हैं वही धारा मेरा प्लस है, और ऊपर से जो धारा आ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ देखेंगे हमारा जो R5 है, इसमें जो R5 में धारा का हमको पता लगाना है। तो देखिए हम R2 लेकर के प्लस लेकर के चल रहे हैं, यानी R2 मेरा इस समय क्या है, प्लस में है। तो जब हम प्लस मेरा क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे भी आ रहा है कौन, I1, यानी I2 माइनस में I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I2 माइनस में I1। अब फिर सभी परिपथ हो गया बराबर, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको ये भी समीकरण समझ में आ गया होगा, आपका ये भी समीकरण है। तो दो समीकरण को लेकर के आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसे समीकरण लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको I1 का मान निकल जाएगा, फिर यहीं से क्या निकल जाएगा, I2 का भी मान निकल जाएगा। तो I1 का मान क्या रहेगा, जितना इस परिपथ में I1 का मान है वही परिपथ यहाँ भी है, मतलब इसमें I1 का मान है, इसमें I2 का जो मान है इस वाले में, इसमें I3, इसमें R2 का भी मान इसमें भी है। लेकिन ध्यान रहे R5 में जो मान है वो आपका अलग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का धारा आ रहा है, दोनों दिशा से आ रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से। अगर मान लीजिए I1 का मान ज़्यादा है, इसका मान अगर कम है, तो इसका मतलब इसका मान ज़्यादा, इसका मान कम है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से ज़्यादा आएगा, यानी इसका मतलब धारा क्या आ जाएगा, ऊपर से ही आ रही है। हम इसमें घटा देंगे मान को, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये काम है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे कैसे समीकरण बन सकते थे, मैंने इसके बारे में यहाँ पर ये समझाया है। और मैं आपको बता दूँ हर जगहों पर ये अलग अलग लोग इसको मानते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं जैसे क्या मानते हैं मैं बता दूं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर जैसे जा रहा था तो मैंने माइनस पर टक्कर किया है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है। लेकिन अब बहुत ऐसे लोगों जगहों पर जाओगे तो क्या लिखेंगे, अगर आप प्लस है तो प्लस से टक्कर कराओगे और फिर यहाँ पर इसको माइनस माइनस सब इसको बना लेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैं बताया हूँ आप वैसे भी कर सकते हो, और कोई भी बताता तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी गलत नहीं है मेरा भी गलत नहीं है। लेकिन आपको एक सुविधा खोजना है कि मेरा गलतियां कहाँ हो सकती है, मैं गलती कहाँ मैं कर सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो इसीलिए एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से यही है कि आप जहाँ से टक्कर करते हो वही आप माइनस वाला यहाँ पर ही ले लेना। तो यहाँ पर देखो प्लस वाला टक्कर किया तो यहाँ पर V2 हो जाएगा, देखो यहाँ पर V2 प्लस में हो गया, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं, ये आपका दो समीकरण बन जाएगा, सॉल्व करोगे तो I1 और R2 का मान निकल जाएगा। हम लोग आ जाएंगे KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ पर। तो किरचॉफ करंट लॉ हम लोग समझते हैं, तो हम लोग अब आते हैं किरचॉफ करंट के लॉ के बारे में हम लोग समझते हैं। किरचॉफ करंट लॉ में क्या करना होता है, एक आपको बिंदु निर्धारित करना होता है कि हमें वहाँ का करंट सभी ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पानी को जैसा करंट है, मैंने बार बार मैं एक ही बात बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक नदी आ रही है और यहाँ से ढेर सारी जगहों पर नदी निकल जा रही है, अरे हाँ है ना,
ढेर सारे जगहों पर नदी निकल जा रही है। अगर यहाँ से 50 लीटर की पानी आ रही है तो हम बात करेंगे, यहाँ मान लीजिए चली जाती है 15, तो यहाँ भी मान लीजिए चली जाती है 15, तो यहाँ पर बचा हुआ चला जाएगा 20। अरे हाँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 आई थी तो 15 इधर चला गया, 15 इधर चला गया, 20 इधर चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाली पानी जाने वाली पानियों के योगफल के बराबर होता है। भाई वही चीज़ तो यहाँ है, एक्स्ट्रा तो आ नहीं जाएगा और घट भी तो नहीं जाएगा, वही चीज़ तो यहाँ भी है। तो धाराओं में भी वही होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर एक बिंदु है, एक बिंदु पर अगर मैं बात करूं एक आने वाली धारा जो है और जाने वाली धारा के सभी योगफल के बराबर हुई होता है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग करंट लॉ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर ये नियम कहता है करंट लॉ में कि हम एक बिंदु निर्धारित कर लेंगे। अरे हाँ ना, हम एक बिंदु निर्धारित कर लेंगे। हम मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ए बिंदु, ठीक है ना। तो ए बिंदु से जितनी भी धारा, मान लीजिए हम यहाँ से धारा जाती है I1 और यहाँ से आ रही है इधर धारा I1 और फिर इधर चली जा रही है I2 और इधर चली जा रही है I3। इसका मतलब I1 बराबर हो जाएगा I2 धन में I3। अरे हाँ ना, I3। तो यही होता है किरचॉफ करंट लॉ। कहीं से कुछ एक्स्ट्रा बन के नहीं आता है, ये नियम है। कुछ टॉपिक हैं जो बार बार आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर, एक नोडल पर, एक मतलब ज्वाइंट पर सभी बीजगणितीय योग, धारा का सभी बीजगणितीय योग ही 0 होता है। भाई बात तो सही है। इसका मतलब 50 लीटर आया, 15 इधर, 15 इधर, 20 इधर। तो आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली सभी धाराओं को योगफल की। तो यही बात है। अगर इधर से I1 आ रही है, इधर I2 चली जा रही है, इधर I3 चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस में I3। तो वही टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और वो I1 और I2 का मान कैसे निकलेगा, और वही हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है, जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सब बातें। अब हम आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। यानी हम इसी बात को हम बोल सकते हैं, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ में कि I1 बराबर में I2 धन में I में 3। अरे हाँ ना। अब आपको पता लगाना है कि I का मान होता कितना है, I का मान हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये एक गंभीर स्थिति वाली बात है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको शायद ही करंट लॉ में कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग इस बारे में की बातें के समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, जैसे कि मैं बात करूँ उस क्षण को समझने के लिए आप एक काम करो, R3 और R4 को गायब कर दो। सबसे अच्छी बात रहेगा, जो कि आपको आसान भी रहेगा समझने के लिए। तो मेरा मानना है सबसे पहले हम आपको आसान तरीका से मैं समझाऊं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी कुछ ही देर में आप ये भी समझ जाओगे कि क्यों मैं इसको गायब कर रहा हूं। आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं होना है, मैं इसे गायब कर रहा हूं। इसके बाद तब मैं फिर सॉल्व करता हूं, तो जो कंडीशन आएगी तो फिर मैं इसको लेके सॉल्व करता हूं, तो फिर जो कंडीशन आएगी देखना कोई भी अंतर नहीं रहेगा। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। तो हम लोग देखेंगे, इसको गायब कर दे रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो इसको गायब करने का मतलब ये हुआ, इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये गायब हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें R3 का मान कितना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, V1 है, VA है और ये आपका ये V2 है। सॉरी, ये आप इसको मान लीजिए VB। क्यों? क्योंकि ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। अब बीच में प्रतिरोध मान लीजिए लगा है R। तो अब इसमें धारा जा रही है I। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि I धारा जा रही है, I मतलब इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है। जब देखिए धारा जब VA से होकर के B तक जा रही है, इसका मतलब VA पर विभव जो है वो आपका ज़्यादा है, तो आपका धारा ये जा रही है। अगर ये विभव ज़्यादा नहीं होता तो धारा नहीं जाता। अगर ये बराबर होता ना तो धारा तब तक जाएगी जब तक ये बराबर हो न जाए। तो आपको यही कंसेप्ट थोड़ी सी समझना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ का धारा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का विभव का अंतर पता करेंगे। मतलब VA माइनस में VB, फिर अंतर हो गया, इसको बोलेंगे विभव अंतर। अब फिर बट्टे में क्या लिख देंगे आप, R। क्या लिख देंगे, R। तो बराबर क्या निकल जाएगा, I। तो एक्चुअली में आपको मैं अपान में R में क्यों लिखा हूँ, I बराबर क्या होता है, V बट्टे में R होता है, ये आपको पहले ही पता है। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू लोग, यहाँ पर जो धारा जो बह रही है, ध्यान में रहे, आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो धारा जो बह रही है VA मतलब A से होकर के B तक जा रही है,
इसका मतलब इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग आर का ये भाग दे देंगे। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसी टॉपिक पर, इस बात पर। इसका मतलब बाबू लोग यहाँ देखते हैं हम लोग, तो अब देखिए ये जो धारा है हम लोग अब अपोजिट डायरेक्शन में समझना चाहते हैं। यहाँ पर हम भी बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भी ए, सॉरी ए पॉइंट है ना, तो भी ए मान लेते हैं। तो इसका मतलब बाबू लोग यहाँ से आप बोलोगे भी ए से हो करके V1 तक जा रही है धारा, और इसका जो V1 वोल्टेज है यहाँ पर VA वोल्टेज है, और बीच में जो प्रतिरोध है वो क्या है, वो आपका ये R1 है, अरे हाँ ना। और धारा मैं दिखाया हूँ ये आपका R3 से ये जा रही है, ये आपका I3 है। तो धारा का मान कितना होगा, विभव यहाँ का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप पता करोगे, VA माइनस में V1 करके इसका विभव घटा दोगे, फिर बट्टे में ये क्या हो जाएगा आपका, देख रहे हो यहाँ पर ये R में 1 इस इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर I3 धारा हो जाएगी। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। यहाँ पर जो धारा है I3 बराबर में VA माइनस में V1 अपान में R3। इसका मतलब बाबू लोग I1 का जो मान है आप लिखोगे यहाँ पर ये VA माइनस में V1 अपान में R में 3, अरे हाँ है ना, R3 नहीं R1 है, ठीक है R1। तो अब आप देखोगे ये आपका I1 का मान निकल गया। अब आपको निकालना है I2 का मान। I2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो बाबू लोग I2 का मान यहाँ पर करने के लिए आप इसको न्यूट्रल, यहाँ पर देखिए कोई भी विभव नहीं है, यहाँ पर कोई भी विभव नहीं है, हम इसको विभव नहीं मान सकते। अब कारण क्या है, जब हम इसको विभव नहीं मान सकते तो क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर विभव मौजूद है, और जब हम इस विभव का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस विभव का आप नहीं कर सकते। तो आप इसको क्या करना, इसको आप अर्थ में समाहित कर देना। तो यहाँ पर ई अर्थ हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो इस बात को बोलेंगे ऊपर से धारा आ रही है नीचे की तरफ, यानी VA माइनस में VE, VA माइनस में VE और VE का मान 0 है। इसका मतलब VA माइनस में 0, और 0 से घटाओगे नहीं तो आप VA बच रहने दोगे। चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इसका मतलब ये होगा I2 बराबर में VA माइनस में VE बट्टे में R में क्या है, यहाँ पर ये 2 है ना, इसका मान 5 माने थे, कोई बात नहीं, R यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। कारण क्या है, R1 और R2 हो चुका है, तो आप इसको R3 मान लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो आप लोग बाबू लोग को ये बात पता है, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब VA अपान में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको मान को रख सकते हैं, अर्थात ये I2 का मान कितना आ गया, VA अपान में R में 3 आ गया, और फिर प्लस। अब इसका हमको मान निकालना है I2 का, सॉरी I1 का। तो एक बात बता दूं मैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, ये R3 है, ये आपका R2 है। तो आप इसके काम करो, इसको आप जगह पर जो आप मान लिखे हो ये इसका मान है, ये इसका मान है, इस थोड़ी सी गलती हो गई है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसको लिखो आप फिर से I1 बराबर में I2 प्लस में I में 3, I3 का मान है ना ये। तो आप क्या लिखोगे, VA प्लस में, सॉरी VA माइनस में V1 अपान में R में 1, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर ये R2 का मान कितना लिखोगे, VA अपान में R में 3, और फिर बराबर। अब ये I1 का मान अब लिखोगे, ठीक ना, ये मिस्टेक है, मैं इसको पहले ही लिख दिया था, इसको R1 समझ के, I1 समझ के परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है आपको, ठीक है ना। तो आप इतना, फिर आप क्या लिखेंगे, I1 का मान कितना है आप देखोगे। मैं इसके बारे में समझा दिया है पहले ही आपको, कैसे कैसे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ से, कहाँ से देखोगे, I1 का मान कहाँ से निकलेगा, आप यहाँ से धारा विभव जा रही है, इसका मतलब V2 का ज़्यादा है, तो ये वाला मान कम है। तो आप लिखोगे V2 माइनस में VA अपान में कौन सा है, यहाँ पर ये R2 है, इस इक्वल में I1 है, अरे हाँ ना। तो आप ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे यहाँ पर, ये बता दो, यहाँ पर ये V2 माइनस में VA अपान में R में यहाँ पर क्या है 2 है। तो अब आपका ये समीकरण बन गया, क्या बन गया, समीकरण। इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास देखोगे यहाँ पर कि ये देखो आप V1 और V2 का मान यहाँ पर रख दोगे, तो V1 हो गया, और यहाँ पर देखो V2 का मान कहीं ना कहीं होगा, हाँ V2 यही है, ये आपका V2 है और आपका ये V1 है। इनको रखोगे तो आप देखोगे केवल यहाँ पर VA ही है, तो V का मान हमको निकल जाएगा। तो जैसे ही VA का मान निकलेगा तो हम इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ का भी मान ये पूछेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए यही आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। आते हैं पॉइंट पर,
आते हैं, एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट दे रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये धारा दे रखा हुआ है। ये धारा को ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलो, तो यहाँ पर क्या करना है, सभी प्रतिरोध में जो है आपको धारा जांच करना है। लेकिन हाँ, आपको मैं हर मेथड बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल में लिया हूँ, जितना भी मेथड हो सकता है मैं सभी मेथड को पकड़ूंगा और एक एक मेथड को मैं आपको बताऊंगा। आते हैं, पर पहले मेरा समझने का टॉपिक यही रहेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग समझते हैं, आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, हमें ये I1 धारा ये दे रही है। कितना धारा दे रही है? I1 धारा। I1 मत मानिए, क्योंकि I2 की आएगा ही नहीं, तो I ही मान लीजिए। कितना धारा दे रही है? I। तो यहाँ से I जा रही है और यहाँ से भी I जा रही है। तो अब आप देखोगे इधर से ये एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है। कितना आ रही है? 10 एम्पियर की धारा। तो जैसे ही आ रही है, तो इधर देखो, अगर आप देखोगे इधर से I आ रही है और इधर से 10 एम्पियर आ रही है, तो दोनों मिल करके इधर कितना चला जाएगा? I प्लस में 10। अरे हाँ, है ना? तो बस वही काम हो रहा है, यहाँ पर चला, इस लाइन पर आ जाएगा I प्लस में 10 एम्पियर। अरे हाँ, है ना? तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं थोड़ा सा I ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये ऐप हो जाएगा। I प्लस में 10। तो अब आप देखोगे ये आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? KVL। किस लूप में लगाते हैं? इस वाले लूप में लगाते हैं, पहले कंसेप्ट में, जो मेरा मान लेते हैं इसको पहला लूप है। ठीक है, पहला लूप। हम सेकेंड लूप में इसलिए नहीं मानेंगे कि यहाँ पर धारा पहले से ऑलरेडी पता है, तो हमें धारा में लूप लेने की क्या ज़रूरत है। हम अगर पूछे इसमें कितना धारा है, इसमें इस लूप में कितना धारा है, 10 एम्पियर, तो ज़रूरत क्या है यहाँ लूप लेना, तो हम केवल इसी में लूप में लेंगे। ठीक ना? तो जब हम इसमें लूप को लेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, इसमें धारा कितना है? 10 I है। तो क्या लिखेंगे आप? प्लस में 10 में I। अरे हाँ ना, फिर प्लस, फिर जब आगे आओगे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लेकिन इसमें और क्या मिल रहा है, इसमें धारा क्या है? I प्लस में 10 है। कितना है? I प्लस में 10 है। अरे हाँ है ना? फिर और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? माइनस में टच होना पड़ रहा है। कहाँ पर टच होना पड़ रहा है? माइनस में। तो क्या लिखोगे? माइनस में 100 इज इक्वल टू में 0। अरे हाँ है ना? अब आप इसको सॉल्व करो। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? 10 में I, फिर प्लस में, फिर 5 में I, फिर प्लस में 50, माइनस में 100 इज इक्वल टू में 0। तो आप इसको देखो, इसको आप दोनों को एडजस्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस में 50 बन जाएगा। इसका मतलब 10 में I प्लस में 5 में I माइनस में 50 इज इक्वल टू में 0। इसको इधर कर दो, प्लस बन जाएगा। 10 में I प्लस में 5 में I इज इक्वल टू में प्लस 50। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 15I इज इक्वल टू में 50। इसका मतलब I इज इक्वल टू में 50 अपान में 50। अरे हाँ है ना? तो अब आप इसको काटो, सॉल्व करो, ध्यान से देखो। तो जो आपका धारा का जो मान है आप देखोगे 5, 10, मतलब यहाँ पर 10 I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या इतना दे रखा है? 15 अपान में 15। तो इसको आप 5 से काट दो तो 5 10 में 10 और फिर 5 10 में 15। इसका मतलब 10/3 एम्पियर की धारा ये दे रही है। तो बस आपको परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। यानी यहाँ से जो बैटरी जो करंट दे रही है I का मान कितना आया है? 10/3 एम्पियर। अरे हाँ ना? और इधर से आ रही है 10 एम्पियर। तो आप ही देखो, इसका जो मान है वो 10/3 एम्पियर की धारा इधर से आ रही है और इधर से 10 एम्पियर की धारा आ रही है। तो अब पूछे कोई कि इसमें लूप में कितना धारा होगा, तो दोनों को जोड़ना होगा। तो I का मान कितना है? 10/3, धन में इसका मान कितना है? 10, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 30, यानी 10 धन में 30/3। तो बाबू कितना आ जाएगा? ये 40/3 में एम्पियर। तो बस यही आपको टॉपिक समझना है। तो अब आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा कि इस 10 ओम के प्रतिरोध में आप देखोगे 10/3 एम्पियर की धारा है। अगर आपसे पूछे कि 20 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा है, तो वैसे भी ऑलरेडी पता है कि 10 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे इस 5 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा है, तो आप बोलोगे 40/3 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो बाबू लोग ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं KCL, मतलब किरचॉफ करंट लॉ के नियम के बारे में हम लोग समझते हैं। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। आते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ में। किरचॉफ करंट लॉ में इसमें क्या कहता है, ये सर्किट मैं फिर से बना लेता हूँ क्योंकि ये सॉल्यूशन में इसका आंसर दे रखा हुआ है और मैं ताकि जब दूसरे मेथड से जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप इसको देख लेंगे और समझ लेंगे यहाँ पर कितना दे रखा है। आते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम सर्किट को बनाते हैं।
चलिए समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस विभव के क्या करते हैं, पहले हम लोग अर्थ कर देते हैं, है ना। तो अर्थ होने का मतलब हो जाएगा ई भी ई इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो इसको कोई वैल्यू नहीं रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोई बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं भी ए। यहाँ पर कोई विभव है, बिंदु ए है, विभव जो है भी ए है। तो चलिए, तो हम लोग ये बताना चाहूँगा कि धारा क्या होता है, इधर से इधर जा रही है और एक तो इधर से इधर आ ही रही है और ये दोनों मिलकर के इधर से इधर चली जा रही है। तो बस इतना ही है, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए 10 एम्पीयर की धारा तो है, इसमें तो पहले से ही पता है, तो बस आपको सॉल्व इसी में ही करना है सिर्फ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी को लेकिन लेकर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो धारा जो दे रखा हुआ है आपका ये 10 एम्पीयर का है और यहाँ पर मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। अरे हाँ, है ना। तो आप देखोगे यहाँ से आ रही है I1, हाँ ना, और इधर से आ रही है 10 एम्पीयर, इधर जो जा रही है I2 है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आ रही हैं, तो I1 प्लस में हो जाएगा 10 इज इक्वल टू में हो जाएगा I2। अरे हाँ, है ना, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा I2। बोलो भाई, ये अगर आ रही है, इधर से भी आ रही है, दोनों मिल के जुड़ गया, इसका मतलब ये दोनों जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए, किरचॉफ करंट लॉ यानी अप्लाई करना है पॉइंट ए पर, ठीक है ना। अप्लाई पॉइंट 1 से कोई बात नहीं, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट ए, ठीक है ना। हम पॉइंट ए पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो क्या होगा इसका मतलब, यहाँ पर हम देखेंगे जो मान दे रखा हुआ है, यानी यहाँ पर देखेंगे 10 एम्पीयर की धारा इधर से आ रही है, फिर प्लस इधर से आ रही है I1, फिर दोनों जोड़ देने पर आ जा रही है I2। अरे हाँ, है ना, यही तो है यहाँ पर कंसेप्ट में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आके, यहाँ पर 10 एम्पीयर की धारा तो पहले से पता है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस केवल 10 लिख देंगे। अब I2 का I1 का मान क्या है यहाँ पर, तो I1 क्या ये कहता है कि मैं आपको पहले से ही मैं समझाया हूँ, जब मैं किरचॉफ करंट लॉ समझा रहा था, तो घबराना नहीं है। तो देखिए धारा इधर से मैंने माना है इधर जा रहा है, यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है, तो हम बोलेंगे 100 माइनस में VA अपान क्या, कितना प्रतिरोध है, ये 10। कितना प्रतिरोध है यहाँ पर, ये 10। अरे हाँ ना, तो ये आपका जो मान है वो आपका I1 है। तो इसका मतलब बाबू लोग हम I1 की जगह पर लिख सकते हैं 100 माइनस में VA अपान में 10, फिर बराबर I2 का मान कितना है, जरा मुझे बताने चाहो। I2 का जो मान है आप देखोगे, यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है, तो VA माइनस में 0 बट्टे में 5, क्या लिखोगे यहाँ पर, ये VA माइनस में VA माइनस में 0, तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो VA अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, VA का मान निकालोगे, VA का मान निकालते वक्त अब फिर इसके बाद आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं उसी टॉपिक की तरफ। तो हम लोग देखते हैं ये 100 इसका भी है, ये 100 इसका भी, अलग अलग कर दो जो कि आसान रहेगा। तब आपको देखो लिखना पड़ेगा 110 प्लस में आप लिखोगे यहाँ पर 100 अपान में 10, फिर लिखोगे माइनस VA अपान में 10 इज इक्वल टू में VA फिर अपान में 5। अब ये VA वाले को ना इधर कर दो, तो अब आप इधर क्या क्या है आप इसको ऐड करो, ध्यान से रखो। तो नीचे ऊपर क्या करोगे आप इसको ऐड कर दोगे, इसको काट दो, इसे क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, फिर इनको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दोगे तो VA अपान में 5 फिर प्लस VA अपान में 10। अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो ताकि यहाँ पर भी 10 बन जाए। तो अब इसको आगे क्या लिखोगे यहाँ पर, जरा ध्यान में रखो, 20 बराबर में 2, हाँ 2 VA प्लस में यहाँ हो जाएगा VA अपान नीचे हो जाएगा आपका ये 10। अरे हाँ, है ना। देखिए भाई ये आपका 2A बन जाएगा, 2VA बन जाएगा, यहाँ पर पहले से VA है और यहाँ पर बन जाएगा 10। अब आप इसको इधर कर दो तो कितना बन जाएगा, इधर जाएगा तो 200 हो जाएगा, फिर बराबर क्या बन जाएगा 3VA बन जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ दोगे तो VA बराबर हो जाएगा 200 अपान में 3, इतना आपका ये वोल्टेज हो जाएगा। अरे हाँ ना। तो अब आप देखना चाहोगे कि इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है 203 वोल्ट यहाँ पर ये मौजूद है। अरे हाँ, है ना, 203 वोल्ट यहाँ पर ये 200 अपान में 3 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है। तो अब चलिए अब हम लोग आते हैं उसी पॉइंट पर जांच करने के लिए। I1 का मान क्या कहता है, जो आप लिखे हो खुद यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पर क्या लिखे हो आप देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि 100 माइनस में VA। तो VA का मान कितना है यहाँ पर, ये जरा बताओ VA का मान कितना है यहाँ पर, ये जांच करना है, यानी 200 माइनस में 3 है। तो यहाँ पर लिखोगे 100 माइनस में
200 अपान में 3 अपान ये क्या आ जाएगा नीचे 100। भाई VA का तो मान लिखा हूँ और आपको तभी तो I1 का मान निकलेगा। इसका मतलब आप इसको यहाँ गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा 300 माइनस में 200 अपान में 3 फिर नीचे अपान में 110 तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 जब नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो। तो ये ऊपर वाला घटा दो तो ऊपर वाला जैसे घटाओगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 100 और नीचे वाला जैसे ये आएगा कितना बन जाएगा आपका ये 3 × में 10 मतलब 30 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 अपान में 3 एम्पियर आपका ये आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही मैंने बता रखा है कि इसमें 10 अपान में 3 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इस I2 में धारा। भाई देखो इसमें धारा तो पता है, इसमें 10 एम्पियर है, पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन इसको अब ज्ञात करना है। मैं इसको तो ज्ञात कर लिया, अब इसको ज्ञात करोगे तो कैसे लिखोगे, VA माइनस में 0 हटा दो, 0 मत लिखो, VA बट्टे में 5 बस अब सॉल्व करना है। जरा देखो सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये बताओ यहाँ पर क्या मान दे रखा हुआ है I2 है ना। हाँ तो I2 बराबर क्या कहता है VA अपान में 5। तो VA का मान कितना है 100 कितना है सॉरी 200 अपान में 3 फिर अपान में नीचे क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब 3 नीचे आ जाएगा तो 200 अपान में 3 × में 5। अब बाबू लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 अपान में, इसको काटो वैसे हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 300 में 5 इसको काट दो तो कितना बन जाएगा 5 चौको 20 40 हो जाएगा। तो बाबू लोग यहाँ 5 चौको 20 4 बार भी तो 1 0 है, इसका मतलब 40 बट्टे में 3। देखो इस वाले एम्पेयर में कितना धारा है 40 बट्टे में 3, यानी I2 इसमें धारा आ रहा है। तो I2 बराबर मैंने ज्ञात किया 40 बट्टे में 3 एम्पेयर यहाँ पर ये आ जा रहा है, जो कि ये वाला तो हमको ज्ञात ही है। तो उम्मीद रखता हूँ आप ये सभी बातें आप समझ गए होंगे, कुछ भी वैसा नहीं है जो आपके लिए कठिन बनाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही और मैं अगले टॉपिक की तरफ आता हूँ। और हाँ इसके पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप देख ही रहे हैं इतना मेहनत है, आप मेहनत करके पढ़िए और लोगों को बताइए, शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।